नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने और वह उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग जो ये भारत सरकार ने या मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई है उसको देशभक्ति और मुल्क परस्ती के नज़रिए से उसका विश्लेषण करेंगे। अब उस शिक्षा नीति का जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, उसके डिटेल में बगैर वैसे मैंने उसका पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट देखा नहीं, लेकिन जो समाचार माध्यमों से, टीवी चैनलों पर जो के माध्यम से जो कुछ ब्रॉड या मोटा मोटी बातें सामने आई हैं उसी के आधार पर यह आकलन है, यह असेसमेंट है। पहले तो ये है कि अब तक जितनी भी शिक्षा नीति बनी है उसमें चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग का कोई स्थान नहीं रहा है। ये सबसे बड़ी कमी रही है। भारतीय अवाम ताकत दल ने कई यूट्यूब के संदेश के माध्यम से बताया हुआ है कि शिक्षा में चरित्र निर्माण एक उसका अहम हिस्सा होना चाहिए और है भी, जो कि ये सरकारें इसको हमेशा अनदेखा करती हैं, इग्नोर करती हैं और महत्व देने के लिए तैयार नहीं है। तो चरित्र निर्माण में जो हमारे संत महात्माओं की जो वाणियाँ हैं, जो उनके कथन है, जो उनके उपदेश है, तो हमारी ये भारत की पावन धरती संत महात्माओं की ही धरती है। उनकी कई वाणियाँ हैं, लेकिन भारतीय जनता ताकत दल का कहना है कि अभी ये 4-5 साल पहले कुछ हमारे व्यवहारिक संत रहे हैं जिसमें कबीरदास, गुरु नानक देव, रामकृष्ण परमहंस और सूफी संत। तो ये व्यवहारिक संत से मतलब ये है, सूफी संत में 2 संतों का नाम बहुत उल्लेखनीय है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनकी दरगाह अजमेर में है। दूसरे सूफी संत हैं निजामुद्दीन औलिया जिनकी दरगाह मैंने दिल्ली में है और उन्हीं के नाम पर वो निजामुद्दीन उस क्षेत्र का नाम भी पड़ गया है। तो ये जितने भी सूफी संत हैं, मैंने जितने भी ये संत फकीर हैं, मैंने सूफी संत हुए, कबीरदास हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, गुरु नानक देव जी हुए,
इनको व्यवहारिक संत इसलिए कहा गया है कि आपकी जो रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, रोज़मर्रा है, उसमें ही आप अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, अपने व्यवहार और आचरण में शुद्धि ला सकते हैं, अपनी आत्मा को पवित्र कर सकते हैं। तो ऐसे तरीके, ऐसे उपदेश, ऐसे रास्ते उन लोगों ने बताया हुआ। तो भारतीय वामपंथी दल कहता है कि कम से कम इनकी वाणियाँ जो हैं, जो छोटे छोटे उपदेश हमारे कबीरदास के, गुरु नानक देव जी के, रामकृष्ण परमहंस के और सूफी संतों की वाणियाँ और रहीमदास के दोहे, तुलसीदास के दोहे, एक एक दो लाइन, पूरी गाथा नहीं, और मानवता पर जो उपदेश हमारे स्वामी विवेकानंद का भी रहा है, और मानवता पर जो रास्ता हमारे B.R. अम्बेडकर जी ने भी दिखाया है। तो इनकी वाणियों का संकलन जो है वो चरित्र निर्माण, और जिसका कि नाम लोग एथिक्स के नाम से कहते हैं, तो एक नैतिक शिक्षा के रूप में, तो नैतिक शिक्षा का एक भाग ये होना चाहिए कि संत महात्माओं की वाणियाँ, ताकि आपके आचरण में, व्यवहार में और आपके आत्मा में शुद्धि लाने के लिए, आपकी आत्मा को पवित्र करने के लिए वो आवश्यक है। दूसरा हमारा देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के लिए हमारे उन अमर शहीदों की, खास करके हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू इत्यादि की जीवनी, लाइफ हिस्ट्री, ये नैतिक शिक्षा का दूसरा भाग होना चाहिए। और ये नैतिक शिक्षा जो है दर्जा 5 से, कक्षा 5 से ही उसको शुरू कर दिया। जो नौकरी, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, चाहे वो सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, निगम का हो और निजी संस्थानों में भी हो, वो सभी रोजगार, सभी या अभ्यर्थी उठाए जाएं रोजगार दफ्तर से ही। और रोजगार दफ्तर में वही लोग पंजीकृत होंगे जो कि नैतिक शिक्षा को उत्तीर्ण करके पास करेंगे, और दो रूप में, लिखित रूप में भी और मनोवैज्ञानिक जो परीक्षा होगी, साइको टेस्ट, कि उनके मन पर क्या असर पड़ा है, अब कितने अंक होने चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका डिटेल, इसका विस्तार, इसकी निटी ग्रिटी फाइनेंसी जो है, जो इसके जानकार हैं, जो इसके दक्ष हैं, वो इसको तय कर सकते हैं और इसको निर्धारित कर सकते हैं, और उन्हीं को करना चाहिए और करना है। तो नैतिक शिक्षा लिए हुए लोग ही जो है वो पंजीकृत हो पाएंगे रोजगार दफ्तर, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, और उसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या रोजगार दफ्तर से ही जिस किसी को भी नौकरी देनी हो, राज्य सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो, अर्ध सरकारी हो, निगम हो, निजी संस्थान हो, सभी को बिल्कुल यही अनिवार्य करना होगा कि कोई भी अभ्यर्थी जिसको नौकरी दी जानी हो, और इवन जो MNC मल्टीनेशनल कंपनियां जो आती हैं भारत में, वो जो नौकरी देती हैं, वो जो भारत के लोगों को नौकरी देती हैं, वो भी इसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से, जो कि नैतिक शिक्षा
उत्तीर्ण किए रहेंगे, लिखित रूप में भी और मनोवैज्ञानिक रूप में। ये तो रहा वहाँ से नौकरी होगी। अब जो उच्च जो नौकरियाँ हैं, IAS, IPS, PCS, इसमें यही चीज़ जो है थोड़ा सा सघन रूप में, एक तो जो प्रीलिम की परीक्षा पास करने के बाद मेंस में वो वही बैठ पाएंगे जो इसकी परीक्षा को पास करेंगे। हालांकि यूपीएससी के पैटर्न को बदलने की ज़रूरत है और उसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। वो एक रट्टा मार लोगों का एक पूरा काफिला तैयार करता है और चरित्र निर्माण पर और ऐसे लोगों का ऐसे लोगों की भर्ती हो, इसके लिए वो जरा भी उसकी यूपीएससी की वो चिंता नहीं दिखती है, संघ लोक सेवा आयोग की चिंता नहीं दिखती है। तो ज़रूरी है, और वैसे यूपीएससी के पैटर्न पर एक अलग से वीडियो दिया जाएगा कि किस तरह से उसको चयन करना चाहिए और किस तरह से उसको भर्ती करनी है। तो अभी जो है किस तरह के कैंडिडेट उसको लेना है उस पर है कि प्रीलिम की परीक्षा पास करने के बाद जो मेंस की परीक्षा में बैठेंगे वही बैठ पाएंगे। जो इस नैतिक शिक्षा, जिसमें कि एक भाग है वो हमारे सूफी संतों के वाणी उनके कथन और उपदेश का संकलन, दूसरा है हमारे इस देशभक्तों की जीवनी का संकलन। इसको लिखित रूप में भी और मनोविज्ञान साइको टेस्ट और थोड़ा सघन रूप में होगा और अब कितने मार्क का होगा, किस स्तर का होगा, इसको भी जो है जो दक्ष लोग हैं जो महारत हासिल किए हैं और जिनकी क्षेत्र में काफ़ी जानकारी है वो इसको तय करेंगे। और एक स्थिति, एक स्टेज और आनी चाहिए कि इंटरव्यू के बाद फिर एक टेस्ट होना चाहिए 2 बार, और दोनों की सघनता थोड़ी सी उसका स्तर वो बढ़ाना पड़ेगा कि जो चारित्रिक रूप से सशक्त होंगे वही उच्च स्तर की सेवाओं में, नौकरियों में जा सकेंगे। और ये बहुत जरूरी है, वरना तो जो यूपीएससी जो पैदा करती है, हालांकि इसके लिए यूपीएससी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन चूंकि इसकी चिंता नहीं करती है इसलिए वो जिम्मेदार होगी कि चारित्रिक रूप से और देशभक्ति का जज्बा बहुत ज़रूरी है। ऐसे अभ्यर्थी ही उस सेवा में जा पाएंगे। तो इस चीज़ का इस चीज़ पर जरा भी विचार, जरा भी चिंता इस नई शिक्षा नीति में नहीं है और अब तक की सरकारों में नहीं है, और जो राष्ट्रवाद का मुखौटा लिए हुए हैं उनको भी नहीं है कि भाई राष्ट्रवाद के लिए ज़रूरी है कि जो ये नौकरशाह है या जो कर्मचारी तंत्र है उनमें भी चरित्र माने ये भी चरित्रवान हों और ये भी राष्ट्रभक्त हों, ये भी देशभक्त, देश के प्रति जो है वफादारी, कमिटमेंट, प्रतिबद्धता इनमें भी होना आवश्यक है। इसके प्रति जरा भी कोई इन विचारों का कोई समावेश है, न कोई इस पर बल है, न कोई विचार है, तो ये बिल्कुल इसकी शून्यता है जो है अब तक की सरकारों में, अब तक की सरकारों के शिक्षा नीति में। और ये जो खासकर ये जो सरकार है जो कि राष्ट्रवाद का और राष्ट्र की चिंता का बहुत दम भरती है, वो बहुत झंडा लेके चलती है और अपने चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाती है और इलेक्टोरल प्लैंक बनाती है और वोट बटोरती है, सत्ता हाथी आती है, सत्ता का सुख भोगती है। वह भी इस इतने महत्वपूर्ण जो पक्ष है अपने शिक्षा का, जो तालीम का, कि चरित्रवान और देशभक्त लोग ही जो है सेवा में आए, बिल्कुल इसकी शून्यता है, इसका भाव है नंबर 1। और काफ़ी संभव है इसी के
अभाव के कारण ही जिस तरह के कैंडिडेट ये चर्न आउट करती है संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी, तो वाइट कॉलर क्रिमिनल्स जो कुछ निकल जाते हैं वो उसकी वजह यही है। दूसरा, हिंदी। देखिए, अंग्रेजी के सापेक्ष जो है हिंदी हर मायने में बहुत ही बेहतर है। वर्णाक्षरों के मामले में इस हिंदी के पास 36 व्यंजन और 18 स्वर हैं, माने 54 वर्ण हैं और वर्णमाला है, अक्षर हैं, और अंग्रेजी में महज 26 अक्षर। इसलिए अंग्रेजी में हर वक्त जो है समायोजन रहता है कि लिखा कुछ रहेगा, बोलना आपको कुछ है, और जो बाप दादा बोलते आ रहे हैं वही आपको बोलना है, रट्टा मार। हिंदी में नहीं, हिंदी में जिस तरह से लिखा है उच्चारण आपको वैसा ही करना है, और जैसा आपने उच्चारण किया है वैसा ही आपको लिखना है। तो हिंदी जो है विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि यह यानी वर्णमाला को लेकर के वर्णमाला के मामले में बहुत ही धनी है और बहुत ही समृद्ध भाषा है, और समावेशी भी है। और विशेषता यह रही कि जब आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी तो आज़ादी की जंग की और इनकलाबी जो भाषा रही, जुबान रही, वो हिंदी ही रही। देश का दुर्भाग्य देखिए, जब आज़ादी मिल गई, आज़ादी की जब जंग लड़ना था तो जुबान रही हिंदी, और जब आज़ादी मिल गई तो उसी हिंदी को इन स्वार्थी नेताओं ने, जिसमें जीएनपीसी बहुत आगे है, और ये राष्ट्रवाद का और जो राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए ये बीजेपी के लोगों ने हिंदी को अंग्रेजी के सामने ही और इसी देश में, अपने ही देश में उसको नौकरानी बना दिया, दासी बना दिया। और वो दासी बनाने में, और वो भी बेशर्मी से, अच्छा, इस चीज़ को रोक करके थोड़ा सा जो चरित्र निर्माण की जो बात कर रहे थे, एक महत्वपूर्ण बात छूट गई। मैं भी उसी संघ लोक सेवा आयोग और यूपीएससी का प्रोडक्ट हूँ, और जब प्रोबेशन में मैं कबीरदास की नहीं रहीमदास की ये वाणी जो है मैं सुनाया अपने साथियों को, और यहाँ तक कि ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा कि मान सहित विष खाए के संग समभयो जगदीश, अब बिना मान अमृत पिए संग राहु कटायो शीश। ये किसने कहा है, इसका क्या अर्थ है? आप विश्वास करेंगे, कम से कम 75% हमारे जो प्रोफेशनल साथी थे उनको मालूम ही नहीं था। तो बताइए, जो ये स्टफ तैयार करती है यूपीएससी, तो चरित्र निर्माण में हमारे रहीमदास जी का क्या हमारे इतने बड़े संत रहीमदास जी का क्या योगदान है, तुलसीदास जी का क्या योगदान है, कबीरदास जी का क्या योगदान है, गुरु नानक देव जी का क्या योगदान है, रामकृष्ण परमहंस का जो संत उनका क्या योगदान है, सूफी संतों की वाणियों का क्या योगदान है, जरा भी इनसे परिचित नहीं है। तो समझ में नहीं आता है कि आखिर यूपीएससी किस तरह के मैंने प्रोडक्ट को ये चर्न आउट करती है। ये बहुत ही वो चिंता का विषय है। मैंने एक नमूना बताया,
तो आ जाइए हिंदी पर। तो इसी देश में जब आज़ादी मिल गई तो जीएनपीसी वालों ने भी, जीएनपीसी मतलब गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस वालों ने, और फिर इसके बाद जो राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए हैं, उन्होंने हिंदी को अपने ही देश में अंग्रेजी के आगे नौकरानी बना के रख दिया, दासी बना के रख दिया। और जब दासी बना के रखा तो वो भी बेशर्मी से, और कुछ बेशर्मी का नमूना आपके सामने आपको बता रहा हूँ। ये वाजपेयी महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री बने थे, जो हिंदी के कवि बहुत बनते थे, जब भी उनके मंत्रालय से कोई संक्षिप्ति आती थी, यानी जिसको ब्रीफ कहते हैं, या मजमून आता था, वो अंग्रेजी में आता था, अंग्रेजी में बोलते थे। उस वाजपेयी को जो हिंदी का कवि होने का दम भरता था, जरा भी उसको शर्म नहीं आती थी कि वो ये कह सके कि भाई ये सारे जो मजमून आते हैं मंत्रालयों के, वह हिंदी में होने चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि ये बेशर्मी जो हिंदी का दम भरते हैं, उनके द्वारा मैं कह रहा हूँ। आज भी तमाम विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता बोलता है, मंत्रालयों में 99% काम वो जो है वो अंग्रेजी में होता है। हिंदी सिर्फ दिखावे के रूप, तो बिल्कुल यानी रानी से भी अधिक वो जम के बैठी हुई है वो अंग्रेजी। ऐसा नहीं है, हिंदी के आगे अंग्रेजी वो टिक नहीं सकती। लेकिन ये भी एक सवाल उठता है कि हिंदी को इस तरह से अपमानित करने के लिए सबसे पहले उसको अंग्रेजी के आगे उसको कमज़ोर किया गया। इसके लिए अलग से एक वीडियो में डालने की जरूरत है कि साजिश के तहत, ये साजिश ही कही जाएगी कि अंग्रेजी के सामने हिंदी को किस प्रकार कमज़ोर किया गया। देखिए, हिंदी और उर्दू मिली हुई जो जुबान है, वही हिंदी का असली स्वरूप है, वही हिंदी की असली ताकत है। ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन और सभी हमारे आदरणीय भारतीय अवाम समझे कि हिंदी और उर्दू मिली हुई जो हिंदी है, वही हिंदी का असली स्वरूप है और वही हिंदी की असली ताकत है। इस जज्बे को, इस भावना को जो कट्टरवादी तत्व, खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से जो कट्टरवादी तत्वों ने उस हिंदी से उर्दू, हर एक उर्दू शब्द को निकाल करके संस्कृत के शब्द, और वो भी आर्काइक माने बहुत पुरानी संस्कृत के शब्द उसमें ठूसती है। तो संस्कृत के शब्दों के ठूसने से वह हिंदी जो है, जो हिंदी उर्दू के साथ मिली हुई थी, और काफ़ी लोगों को बोलने में भी, बोलचाल में भी, समझने में भी, उसके इस्तेमाल में भी बहुत आसान थी। और पूरे मुल्क में यदि उसका इस्तेमाल कराया जाता तो बड़े आराम से लोग, बड़े प्रेम से, बड़े सहजता के साथ, आसानी के साथ तो जो है लोग अपना भी लेते और करते। लेकिन उसमें संस्कृत के इन्हीं कट्टरवादी तत्वों के द्वारा सारे उर्दू के शब्द निकाल करके वो संस्कृत के शब्द ठूस दिया। अब वो हिंदी अटपटी हो गई। अब अटपटी होते ही जो हिंदी विरोधी जो ताकतें हैं, उनको एक हथियार मिल गया कि साहब इस तरह की हिंदी को कौन समझेगा, ये तो समझ में नहीं आता है। आजकल के विद्यार्थी भी जब संघ लोक सेवा आयोग या पीसीएस की परीक्षा आती है, प्रश्न पत्र जो मिलता है अंग्रेजी का, फिर उसमें और हिंदी का रहता है। हिंदी मतलब वो गूगल वाली हिंदी रहती है, जो कि संस्कृत के शब्द उसमें ठूसे रहते हैं।
वो परीक्षार्थी कहता है कि यार कौन जाने, कौन जाए इसको इतना टेढ़ी मेढ़ी और क्लिष्ट वो हिंदी को पढ़ने के लिए। वो इच्छुक पढ़ता है, अंग्रेजी को ही पढ़ता है। तो हिंदी विरोधियों को सबसे बड़ा हथियार देने वाले यही कट्टरवादी तत्व हैं। हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो कट्टरवादी तत्व हैं, इन्होंने क्या किया कि वो हिंदी से सारे उर्दू के शब्द निकाल करके वो संस्कृत शब्द ठूस दिया। तभी से हिंदी बहुत ही कमज़ोर हो गई और हिंदी विरोधियों को सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा बहाना मिल गया। और तमाम उस पर व्यंग की साहब कई बातें। दूसरा, लोग कहते हैं कि हिंदी का विरोध दक्षिण भारत में होता है। असल बात यह है कि हिंदी के असल दुश्मन हिंदी वाले हैं। पूछिए कैसे? ऊंचे किस्म के जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे सिविल सर्विसेज है, पीसीएस है, इसके लिए जो सामग्री आनी चाहिए हिंदी में वो है ही नहीं। भूगोल हुआ, इतिहास हुआ, दर्शन शास्त्र हुआ, मनोविज्ञान हुआ, राजनीति शास्त्र हुआ, इसमें बच्चा जब कोई खोजने जाता है तो अंग्रेजी माध्यम की तमाम किताबों में ही उसको सहारा मिलता है। इधर सबों ने कुछ किया ही नहीं है, हिंदी वालों ने। और एक बार उन्होंने प्रकाशक को, पब्लिशर को दे दिया, पलट के देखते भी नहीं कि हमने जो उसको पब्लिश करने के लिए दिया है कि उसमें भी फुल स्टॉप का कामा सही है कि गलत है। तो बहुत ही लापरवाही। तो हिंदी के असल दुश्मन वो हिंदी के लोग ही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात हिंदी के विषय में बताना ये जरूरी है कि टर्की में एक शासक आया, उसको कमाल पाशा कहते हैं, या दूसरा उसका नाम है कमाल अतातुर्क। तो जब शासक हुआ तो वो कहा कि भाई यहाँ की जो राजकाज की जो भाषा होनी चाहिए वो यहाँ आवाम की भाषा होनी चाहिए। वैसे वो अंग्रेजी का वहाँ माने प्रभुत्व था, तो उसने बोला कि नहीं, जो यहाँ की जो जन भाषा है उसी जन भाषा में ही सरकारी कामकाज होना चाहिए। इस पर उसने एक बैठक बुलाई, मीटिंग बुलाई। तो इसी तरह की मानसिकता वाले होते हैं जो ब्यूरोक्रेसी वाले। तो बैठक बुलाई तो बोले कि साहब यहाँ की जन भाषा वो करने में तो सब 100 साल लगेंगे, 200 साल लगेंगे, ये लगेगा, वो लगेगा। और तो एक बहुत कोने में बैठा हुआ था बुढ़ा किस्म का, वो भी सलाहकारी था या ब्यूरोक्रेट रहा होगा। वो कहा कि सर कितना भी जोर आप लगा लें और कुछ भी कर लें, 10 साल तो लगने ही लगने हैं कि वो अंग्रेज़ी को हटाकर, जो कि अंग्रेज़ी चलती रही होगी, हटा कर कि यहाँ की यानी टर्की की जन भाषा में काम करना है। तो कमाल अतातुर्क ने कहा ठीक है, कल सुबह तक आप सभी लोग मान लीजिए कि आपके 10 वर्ष बीत गए। मतलब कल सुबह से ही वो उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। ये होती है प्रतिबद्धता। तब जाकर के जो पहले से जकड़ी हुई जो भाषा है उसका प्रभुत्व वो समाप्त होता है। अंग्रेजी का प्रभुत्व है, उसको ये समाप्त करना है, तो हिंदी के प्रति उसी स्तर की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। मैंने समझता कि किसी भी जीएनपीसी का नेहरू क्या बोलता था हिंदी एक जानदार भाषा है, वो जितना बढ़ेगी देश को उतना फायदा होगा। अरे इससे बढ़िया तो डायलॉग वो अमिताभ बच्चन को दे दीजिए, वो बोल देगा।
ये लगाव है तुम्हारा। और वो खैर वो तो गद्दार था ही नेहरू, लेकिन वहीं पर यदि प्रतिबद्धता देखनी हो तो हमारे आचार्य विनोबा भावे, जिनकी खुद की मातृभाषा मराठी रही, लेकिन हिंदी के प्रति उनका लगाव, उनकी प्रतिबद्धता का एक मिसाल आप जरा देखिए। वो कहते हैं कि मैं विश्व की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूँ, हिंदी की इज्जत न हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब इस स्तर की ये है, ये प्रतिबद्धता थी हमारे आचार्य विनोबा भावे। और आचार्य विनोबा भावे की आत्मा बहुत पवित्र थी। उन्होंने कुरान पर भी किताब लिखी हुई है, रूहुल कुरान, जो मैंने पढ़ी है। और किसी ने आपत्ति नहीं की कि भाई आपने वो कुरान पर क्यों किताब लिखी। उनकी आत्मा पवित्र थी। तो वही महात्मा ने हिंदी के प्रति जो प्रतिबद्धता बताई थी कि मैं विश्व की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूँ, हिंदी की इज्जत न हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस तरह का जज्बा हो तब जाकर के हिंदी जो है अंग्रेजी के प्रभुत्व से भारा पाए। वरना जो अंग्रेजी के सामने हिंदी को कुचलना, हिंदी को दासी बनाने में कोई शर्म भी नहीं है। नमूने आपको बता रहा हूँ। ये तमाम, अब देखिए वो इवन यहाँ तक कि हनुमान चालीसा एक बार आता है, वो आता है ना, कोई संस्कार चैनल है, साधना चैनल है, कई चैनल है। हनुमान चालीसा भी वो अंग्रेजी के अक्षरों में आता है। शर्म आनी चाहिए। एक और उदाहरण आपको बता रहा हूँ, यानी कितनी दुर्दशा हिंदी है, वो हिंदी के लोगों के द्वारा। और जो राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए हैं उनके द्वारा तो और जिस दिन राम जन्मभूमि पूजन हो रहा था, तो उस दिन किसी ने हमको एक संदेश भेजा कि राम जन्मभूमि पूजन के अवसर पर आपको शुभकामना। अब वो अंग्रेजी के अक्षरों में लिखा हुआ था। देखिए ये कितने लोग करते होंगे। और उन सबको भारतीय जनता दल कहता है कि उन सभी को शर्म आनी चाहिए कि हिंदी के अक्षर आप भूल गए और हिंदी को आप कुचल रहे हैं। तो हमने उनको कहा कि हमने उनको यही कहा कि भाई प्रभु राम के विषय में जो संदेश आप दे रहे हैं, वो जो इस देश की, इस भारत की जो आत्मा है वह हिंदी है। उसके अक्षरों में न दे करके आपने हिंदी का अपमान किया है। और हिंदी का अपमान जो है कम से कम हमारे जैसे लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। और जबकि वर्णाक्षरों के मामले में, वर्णमाला के मामले में, अक्षरों के मामले में अंग्रेजी कहीं भी नहीं टिकती है हिंदी के सामने। अंग्रेजी के महज 26 अक्षर, हमारे हिंदी के 54 अक्षर, ये सभी को जानना चाहिए। इसके बाद भी जो मानसिक रूप से गुलाम हैं वो हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में लिखने में जरा भी उनको शर्म नहीं आती है। और बात यहीं तक नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग जितने भी साक्षात्कार लेता है वो सब अंग्रेजी में। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इसमें अंग्रेजी का बोलबाला है। हमारी सेना में अंग्रेजी का बोलबाला है। जितने भी प्राइवेट नौकरियां हैं उसमें अंग्रेजी का बोलबाला है। कंप्यूटर में मैंने हिंदी के अक्षरों के प्रति वो
क्या अन्याय है, जरा 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 कोई करके देखे कि एक अक्षर को हिंदी के एक अक्षर को टाइप करने के लिए आपको 4 अक्षर करने पड़ेंगे, तभी वो आपका गलत हो जाएगा। तो यदि हिंदी के प्रति प्रतिबद्धता दिखानी है मोदी महोदय, तो एक आसान सा फार्मूला है, आप उसको रोजी रोटी से जोड़िए, अपने आप हिंदी जो है वो ग्राह्य हो जाएगी। कैसे जोड़ा जाएगा? यदि आपको अकल ना हो, आपके सिवा सालारों को अकल ना हो, तो हमको मौका दीजिए। हम आपकी सत्ता नहीं मांग रहे हैं, आपको बता देंगे कि किस तरह से मैंने वो रोजी रोटी से मैंने हिंदी को जोड़ करके हिंदी को बढ़ाया जा सकता है। तो हिंदी का बहुत अपमान हो रहा है। और एक चीज़ मैं कह करके इसको समाप्त करना चाहता हूँ, मैं भी दक्षिण भारत में मैंने नौकरी की है। वहाँ की फाइलों पर जब मैं हिंदी में आदेश देना शुरू किया, तो वहाँ के अधीनस्थ अधिकारियों ने काफ़ी व्यवस्था दिखाई कि साहब हिंदी मेरे समझ में नहीं आती है। हमने उनसे कहा कि इस दफ्तर में हिंदी सीखने के नाम पर क्या क्या निधि माने क्या क्या फंड आया हुआ है, उसका विवरण अब आप प्रस्तुत कर दीजिए। जब हमने उनकी दुखती हुई नब्ज पर हाथ रखा, तो समझ गए कि भाई यदि उसका विवरण हिंदी सीखने के नाम पर क्या क्या निधि क्या क्या फंड आया हुआ है, तो ये सवाल अवश्य उठेगा कि भाई जब हिंदी सीखने का फंड आया है, हिंदी सीखने के लिए कौन गया और प्रयोग नहीं कर रहा है, तो सारे सवाल खड़े होंगे। तो फिर वो हाथ जोड़ लिए कि सर ठीक है, आप लिखिए, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। हम ठीक है, अब मेरी व्यवस्था थी कि हम ही को आदेश देना भी है और हम ही को बताना भी है कि ये आदेश का मतलब क्या है। कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उनको बताया कि जब तक इस क्षेत्र के लोगों में ये भावना रहेगी कि हिंदी उत्तर प्रदेश बिहार आदि की भाषा है, तब तक वो जो है शुद्ध विचार नहीं आएगा। हिंदी हमारी इनकलाबी जुबान थी, देश को आज़ाद करने वाली जुबान थी, और हिंदी के आगे वो अंग्रेज़ी की कोई औकात नहीं है। तो साजिश के तहत जो है इसी देश में विदेशी भाषा अंग्रेज़ी के आगे हिंदी को नौकरानी बनाया गया है। तो जब तक ये इधर के लोगों में, आप लोगों में ये भावना रहेगी कि हिंदी सिर्फ उत्तर प्रदेश बिहार आदि की भाषा है, तब तक विचारों में शुद्धि नहीं आ सकती। आपको मानना पड़ेगा कि हिंदी आपकी भाषा है, उसको सीखिए, प्रयोग करिए। और मैंने कहा कि हमको विश्वास है एक दिन आप जो है जिनकी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी के मामले में, हिंदी के मायने में आप उसे आगे निकल जाएंगे, उनको आईना दिखाने के काबिल हो जाएंगे। और ऐसा कई ऐसे विद्वान हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है और हिंदी में उच्च स्थान रखते हैं। कुछ के नाम आपको बोल देते हैं। डॉक्टर महीप सिंह सरदार, जिनकी मातृभाषा पंजाबी है। डॉक्टर पूर्ण सिंह, उनकी भी मातृभाषा पंजाबी है, और हिंदी पर उनका काफ़ी माने अधिकार है। फादर कामिल बुल्के, डॉक्टर सुदर्शन भट्ट, जिनकी मातृभाषा गुजराती है। कई लोग, सुब्रमण्यम भारती, जिनकी मातृभाषा तमिल है। तो यही चीज़ है। और सबसे बड़े हमारे सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म कटक में हुआ, जिनकी मातृभाषा उड़िया और बांग्ला थी, उन्होंने कभी भी वो उड़िया और बांग्ला का प्रयोग नहीं किया, हमेशा हिंदी का। अब विदेशों में गए तो अंग्रेजी का। तो ये हमारे
राजभक्ति का प्रतीक है हिंदी, और बहुत ज़रूरी है। राजभक्ति यदि लानी है तो हिंदी 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 बहुत ज़रूरी है, और इस महत्व को समझना। ये एपिसोड कुछ लंबा हो गया है, लेकिन मेरी व्यवस्था है, थोड़ा समझाना पड़ता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।